जानकी जी, अरे क्या सोचा आपने? मेरे पैसे आप में से कौन और कब चुकाएगा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उज्जवल जी, मैं ये कर्ज चुकाने में असमर्थ हूँ और वैसे भी ये कर्ज मैंने नहीं लिया, पिताजी ने लिया था। उनकी मौत के साथ उनका करार भी खत्म हो गया। सालों की लंबी बीमारी के बाद सोमनाथ मिश्रा जी अचानक चल बसे। उनको गुजरे अभी 4 दिन ही हुए थे कि अचानक एक कार उनके घर के पास आकर रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति उतरकर उनके पास आता है। अरे इस घर का मुखिया कौन है? मुझे उससे मिलना है। कौन है आप? मुझसे क्या काम है? तो आप है इस घर के मुखिया। सोमनाथ से आपका क्या रिश्ता है? मैं जानकी मिश्रा हूँ, सोमनाथ मिश्रा जी की पत्नी। कहिए क्या काम है? आपको यहाँ के हालात देखकर पता चल ही गया होगा कि सोमनाथ जी की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम अंगद मिश्रा है, सोमनाथ जी का बड़ा बेटा हूँ। शहर में नगर निगम में कैशियर की नौकरी करता हूँ। हमने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। अभी पता चल जाएगा। इस घर में और कितने सदस्य हैं? अगर सभी आ जाए तो मैं अपनी बात कहूँ। मैं जीवन मिश्रा हूँ, सोमनाथ जी का मंझला बेटा। मेरा शहर में व्यापार है। मैं भीमसेन मिश्रा हूँ, सोमनाथ जी का सबसे छोटा बेटा। मैं इसी गांव में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। इतने ही सदस्य हैं या और भी है इस घर के सदस्य? मेरे 2 बेटे शादीशुदा है, 2 बहुएं भी है इस घर की सदस्य। वो अभी काम कर रही है। जानकी जी, आप उन दोनों को भी बुला लीजिए, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जानकी की आवाज लगाने पर दोनों बहुएं अपने अपने काम छोड़कर वहाँ पर आ गई। ये है बड़ी बहू सुधा, ये मंझली बहू मेघा है। अब आप बता सकते हैं कि आपको क्या काम है? जानकी जी, शायद आपको पता होगा, आपके पति सोमनाथ जी ने बहुत साल पहले शहर में एक व्यापार शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। यूं तो हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, व्यापार और दोस्ती को अलग अलग रखना। उज्जवल जी, आपने अपनी बात पूरी नहीं की। आपने कहा कि हमारे पिताजी ने आपसे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे लिए थे। हाँ बेटा, उन्होंने मुझसे ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसका ब्याज और असल मिलाकर कुल 5 लाख हो गए हैं। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे आप सब में से कौन चुकाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने तो इसके बारे में हमें कभी नहीं बताया। उज्जवल जी, आपके पास क्या सबूत है कि हमारे पिताजी ने आपसे पैसे लिए थे? अगर उन्होंने किसी से भी पैसे लिए होते तो वो हमें जरूर बताते। जानकी जी, आपको शायद याद होगा, बहुत साल पहले सोमनाथ जी ने शहर में व्यापार शुरू किया था। उन्होंने कभी तो मेरे बारे में जिक्र किया होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने शहर में व्यापार शुरू किया था। जब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा था कि शहर में किसी दोस्त ने उधार पैसे देने की बात कही। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं कोई पैसा देने वाला नहीं हूँ। आप बिना किसी सबूत के बिना सिर पैर की बात कर रहे हो। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। बेटे, मैं कभी भी बेसिर पैर की बात नहीं करता। मैं वकील हूँ। जब भी कोई बात कहता हूँ पूरे होशो हवास में सबूत के साथ कहता हूँ। अगर आप में से कोई भी मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं अदालत तक भी जाऊंगा। अपने पैसे वसूल करने मुझे अच्छी तरह से आते हैं, ध्यान रखना। आपको अपने पैसे वसूल करने का भी यही समय मिला है। अभी हमारे पिताजी की 13वीं भी नहीं हुई है। हैं? देख बेटा, मैं ये जानता था, तभी मैं इस समय आया हूँ। इसी समय सारा परिवार मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सोमनाथ जी की 13वीं से पहले ये बता दो कि मेरे पैसे कौन देगा और कब देगा। मैं 1-2 दिन में फिर आऊंगा। जब तक आप लोग इसका फैसला कर लेना। ये कहकर उज्जवल कोठारी वहाँ से चला गया।
रात को सभी बैठे इसी मुसीबत के निकलने पर बातें कर रहे थे। माँ जी, मुझे साफ साफ बात कहने की आदत है। हम ये 5 लाख का कर्ज नहीं चुका सकते, और ये कर्ज हम क्यों चुकाएं? सुधार ठीक कहती है माँ, मैं ये कर्ज बिल्कुल नहीं चुकाऊंगा। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा बदला दे रहे हो हमारी कुर्बानियों का। अपने हिस्से के खेत तुम पहले ही बेच चुके हो। जब तुम शहर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तब तुम्हारे पिताजी और भीमसेन यहाँ खेतों में बैलों की तरह काम कर रहे थे। तुम शहर से आकर अपने हिस्से के पैसे लेकर चले जाते थे। अब कर्ज चुकाने में भी अपना हिस्सा डालो। अंगद भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कर्ज क्यों चुकाएं? अब गांव में घर और खेत भीम के पास है, तो कर्जा भी भीम ही चुकाएगा। तुम भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी जमीन जमींदार को बेचने गए थे। तब उस समय मैंने अपने गहने बेचकर तुझे पैसे दिए थे। अब तुम्हारा फर्ज भी तो बनता है कि बाप के कर्ज को मिलकर चुकाए। माँ जी, शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल है, ये आपको क्या पता। अगर कर्ज चुकाने लगे तो हमारी सारी जिंदगी तो कर्ज चुकाने में गुजर जाएगी। अगर आपने हमारी मदद की भी थी तो ये आपका फर्ज था। हर माँ बाप का यही फर्ज है कि वो अपनी औलाद की मदद करे। वाह बहू वाह, औलाद का कोई फर्ज नहीं अपने माँ बाप के प्रति। ऐसे ही संस्कार तुम अपने बच्चों को भी दोगी क्या? माँ, हम लोग सिर्फ पिताजी की 13वीं तक यहाँ हैं। इसके बाद हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। अब कर्ज चुकाने की बात हमसे मत करना। दोनों भाई अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन जानकी और भीमसेन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ, तू चिंता मत करो। पिताजी की आत्मा को कर्ज मुक्त करने के लिए मैं ये घर और खेत बेच दूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? अगर तूने घर और खेत बेच दिए तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ भी हो माँ, मैं अपने पिताजी का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मजदूरी कर लेंगे, भूखे रह लेंगे। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन अपने पिताजी की आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगा। लेकिन बेटा, रकम इतनी बड़ी है, अगर सब कुछ बेच कर भी पूरी ना हुई तो क्या करेंगे? अब उज्जवल जी यहाँ आएंगे तो मैं उनसे बात करके देखूंगा, शायद कोई बात बन जाए। अगर तूने ये सोच ही लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। 3 दिनों बाद उज्जवल कोठारी फिर से आ गया। जानकी जी, अरे क्या सोचा आपने? मेरे पैसे आप में से कौन और कब चुकाएगा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उज्जवल जी, मैं ये कर्ज चुकाने में असमर्थ हूँ, और वैसे भी ये कर्ज मैंने नहीं लिया, पिताजी ने लिया था। उनकी मौत के साथ उनका करार भी खत्म हो गया। बेटा, मुझसे ये चालाकी नहीं चलेगी। जब माँ बाप की जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है तो उनका कर्ज चुकाना भी तुम्हारा फर्ज है। लेकिन यहाँ अब हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ के छोटे से खेत और इस छोटे से घर पर अब माँ और भीम का हिस्सा है। अगर आप लोग कर्ज नहीं चुकाओगे तो मैं इस घर और खेत पर कब्जा कर लूंगा। तुम लोग चाहो तो मैं कर्ज में थोड़ी बहुत छूट भी दे सकता हूँ। तुम भाई मिलकर मेरा कर्ज आराम से चुका सकते हो। आपको कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चुकाऊंगा सारा कर्ज। मैं ये घर और खेत बेचकर आपका कर्जा चुकाऊंगा। लेकिन बेटा, इन सभी को बेचकर भी पैसे कम पड़ जाएंगे। अरे, और पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? ये सब कुछ बेच दोगे तो कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे? अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? मुझे आप अपने घर का नौकर बना लीजिए। मैं सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा। बदले में आप ये कर्ज माफ कर दीजिएगा। अपने घर में आप हमें एक कोना दे दीजिएगा। हम हंसी खुशी वहां रह लेंगे। ठीक है, आज से तुम्हारे खेत और ये सारी जमीन मेरी हुई। तुम्हें सारी उम्र मेरे घर में एक नौकर की तरह रहना होगा। तुम्हें कुछ कागजात पर अपने दस्तखत करने होंगे। उसके बाद उज्जवल कोठारी भीमसेन के दस्तखत एक कागज पर लेता है। जानकी जी,
अब मैं सोमनाथ जी की 13वीं के बाद आऊंगा। आप दोनों को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ठीक है भाई साहब, हम तैयार हैं। ठीक है अंकल जी, आप पिताजी की 13वीं के बाद आ जाइएगा, हम तैयार रहेंगे। उज्जवल कोठारी के जाने के बाद ए माँ, ये तुमने क्या किया? हम इसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। क्या पता इसने धोखे से पिताजी को कर्ज के चक्कर में फंसाया हो। क्या पता पिताजी ने इसका कर्ज चुका दिया हो और ये झूठ बोल रहा हो। हमें एक बार जांच पड़ताल तो करनी चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, तो तुम लोग ही अदालत जाओ। मुझ में और भीम में ये हिम्मत नहीं है। अभी साहूकार का कर्ज भी भीम के कंधों पर है, वो भी तकाजा करने आएगा, तो तुम ही कर लेना उसका फैसला भी। लेकिन माँ, साहूकार का कर्ज हम क्यों चुकाएंगे? हमने तो वो कर्ज नहीं लिया। हमें उस कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, तुम्हें क्यों मालूम होगा? लेकिन ये कर्ज तुम्हारे पिता ने खेती के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए लिया था। नालायकों, तुम दोनों संपन्न होते हुए भी यहाँ मांगने चले आते थे। मैं ये जानती हूँ, तुम दोनों चाहो तो एक दिन में ये सारा कर्ज उतार सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारा तो खून पानी बन चुका है, पानी। तुम क्या चाहती हो माँ? हम अपनी जिंदगी भर की कमाई पिताजी का कर्ज चुकाने में लगा दें? ये हमसे न होगा। अरे कमबख्तो, अपने छोटे भाई की ओर देखो, जो अपने पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए अपने आप को भी बेचने को तैयार है। हम कुछ नहीं जानते। 13वीं के बाद हम एक भी दिन नहीं रुक सकते। हमें अपने काम पर भी जाना है। कब तक यहाँ बैठे बैठे छुट्टियाँ बढ़ाते रहेंगे? भीम की तरह निठल्ले बैठना हमें नहीं आता। भीम ने ये सुना तो उसे गुस्सा बहुत आया, लेकिन वो चुप रहा। 13वीं के दिन उज्जवल कोठारी फिर से आ पहुंचा। चलिए चलिए भाई साहब, हम आपके साथ चलते हैं। जानकी जी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जमीन, ये घर भी आपका ही है। लेकिन अंकल, आपका वो 5 लाख का कर्ज, वो तो हमने अभी चुकाया ही नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। दरअसल सोमनाथ जी ने कुछ साल पहले कुछ शेयर खरीदे थे। उनकी कीमत आज बढ़कर 30 लाख हो गई है। मैंने वो सारे पैसे आपके छोटे बेटे भीमसेन के नाम करवा दिए। लेकिन आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आप आज तक क्यों नहीं आए? सोमनाथ जी ये जान गए थे कि उनके दोनों बड़े बेटे बहुत चालाक हैं। वो छोटे बेटे से सब कुछ छीन लेंगे। जब वो बीमार रहने लगे थे, तभी उन्होंने ये वसीयत बनाई थी कि जो भी बेटा गांव के खेत, घर और जानकी जी की सेवा करेगा, वही इन पैसों का हकदार होगा। हाँ, भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। देखा तुम लोगों ने, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। भगवान की माया है ये कि फकीर को भी राजा बना सकता है। दोनों भाई और बहुएं अपनी किस्मत को कोसते हुए चले गए। उज्जवल कोठारी जी ने कागजात जानकी को सौंपकर विदा ली। जानकी और भीमसेन सोमनाथ जी की तस्वीर के सामने खड़े थे। आप इस संसार से जाने के बाद भी अपना फर्ज निभा गए। अब आपका ये बेटा दर दर की ठोकर ही नहीं खाएगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। भीम अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।